बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ पे मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हमारे शो में बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं, बहुत डिफरेंट शो है। नॉर्मली जो हम शो कर रहे होते हैं वो भी बहुत डिफरेंट होता है क्योंकि हमारा होमवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और मुझे इस बात की खुशी है कि आप हमारे शो को बहुत ज़्यादा पसंद करें। तो मैंने आज सबसे पहले तो ये किया था कि जैसे ही मैं आऊँगी तो आते के साथ ही अपने उन फैंस को, उन लोगों को जो हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हमें कमेंट करते हैं, मैं उनको सबसे ज़्यादा थैंक्स करूँगी कि आपकी वजह से हमारा शो बहुत पसंद किया जा रहा है। इनफैक्ट मैं पाकिस्तान में किसी भी शहर पे जाती हूँ तो लोग हमसे ये पूछ रहे होते हैं, डिमांड कर रहे होते हैं कि आप इस टॉपिक के ऊपर भी शो करें, ये टॉपिक रह गया इसके ऊपर करें। तो अब मुझे वैसे इतना टाइम नहीं हुआ अभी ये वाला मॉर्निंग शो करते हुए, तो जब से 24 न्यूज़ ज्वाइन किया है बस जितनी एफ़र्ट और जितनी दौड़ भाग करके मेरी टीम ने अपनी काविशों से इस तरह के जो कॉन्सेप्ट और कंटेंट डिज़ाइन किए ख़ास, जिसमें हम उन लोगों को आपके सामने लेकर आते हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपना टैलेंट दिखाने के लिए, या बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, मगर उसके बावजूद उनको सही जगह का पता नहीं चलता। तो मैं उन लोगों को हमारे शो पर लेकर आती हूँ। फिर आपके जो माशरे के हमारे जो माशी मसाइल हैं, हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उन मौजू को उठाते हैं, उस पर बात करते हैं ताकि उस पर भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ आपको आसानी पैदा हो कि कोई आपको हल, कोई एक सलूशन जो है हो सकता है हमारे पास यहाँ पे बात करने से वो आपको मिल सके। तो इसलिए हम उन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो रेस्ट जो आप लोग डिमांड करते हैं वो भी हम पूरी करेंगे, मगर साथ साथ मैं ये बता दूँ कि जो नेक्स्ट मेरा ट्यूसडे वेडनेसडे का शो होगा उसमें हम ख़ास तौर पे जो हमारे फेसबुक के, हमारे टिकटॉक के, हमारे यूट्यूब के जो फॉलोअर्स हैं जो हमें मैसेजेस करते हैं, मैं उनका नाम लेके उनका मैसेज पढ़ के यहाँ पर आपको थैंक्स करूँगी। तो ये पर्सनली थैंक्स होगा आपका। ट्यूसडे वेडनेसडे के शो पे आप ज़रूर देखिएगा, मैं आपका नाम लूँगी और आपके जो मैसेजेस हैं वो ज़रूर पढ़ूँगी, ठीक है। और अभी चलते हैं अपने शो की तरफ। आज हमारे शो पे बहुत कुछ है। पहले बता देती हूँ, एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट है हमारे पास जो नेल्स के ज़रिए जो है पेंटिंग करते हैं, मतलब कील समझते हैं, कील उसके ज़रिए वो एक पूरी पेंटिंग को, तस्वीरों को जो है ना तरतीब देते हैं, बनाते हैं, दिखाते हैं पूरी, चाहे वो शक्ल हो चाहे सीनरी हो। ये बहुत बड़ा आर्ट है। जब जैसी मैं मुलाकात करवाऊँगी तो आप हैरान हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर होंगे हायर के डायरेक्टर, बिज़नेस पर्सन, जो कि आपको यहाँ पर बताएंगे जो हायर रेफ्रिजरेटर है, हायर के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके लिए किस तरह से बेस्ट हैं, बाकी प्रोडक्ट से क्यों और बाकी ब्रांड से क्यों ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा हमारे पास होंगी जर्नल फिजिशियन, जिनसे हम आज ये जान सकेंगे कि जो ब्लड टेस्ट हैं जो हमें अपने करवाने चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और समथिंग लाइक हम अपने 6 महीने में जो टेस्ट वो आपको कब कब कराने चाहिए और किस वजह से करवाने चाहिए, किस तरह से हमें पता चलता है कि टेस्ट ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। उसके बाद इंटरनेशनल ड्रग डे है आज, तो आज हमने सब ने नो टू ड्रग कहना है, और हमने जो लोग हैं जितने भी हमारे माशरे में अगर कोई ड्रग्स में मुब्तला है, ये है, तो उनको सही रास्ता दिखाना है कि इसको छोड़ने के, इससे बचने के क्या सही तरीके हैं। तो सबसे पहले हम मुलाकात कराते हैं हमारे जो भाई आर्टिस्ट हैं जो कील के ज़रिए एक पूरी पेंटिंग की शक्ल बनाते हैं। अहमद अली सादिक, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह से। अहमद भाई, इतने ज़बरदस्त काम, पहले तो मैं दिखा देती हूँ, ये देखें जी अहमद भाई के काम, क्या खूबसूरत। सबसे पहले तो मैं इस पेंटिंग को डिस्कस करना चाहूँगी। ये जो आपने तस्वीर बनाई है इसके बारे में बताइएगा, ये क्या है? ये अब पहले तो मैं अपने शौक से बनाता था, लेकिन अब जो लोग हैं ना वो मेरे से ऑनलाइन भी बनवाते हैं, तो ये किसी का कमीशन वर्क है। अच्छा, कोई क्लाइंट थी आपकी? हाँ जी। ओके। तो इसी तरह जो है वो ये मैंने बनाई है। हर तस्वीर का ना डिफरेंट फीचर्स होते हैं उसके, और उसके डिफरेंट होता, हर चेहरा उसका होता है। तो उसमें अच्छा, छोटी बड़ी साइज़ की कील्स इस्तेमाल की जी। इस पे अगर आप इस तरह हाथ लगाएंगे ना तो ये सारी एक तरतीब से लगे हैं। हाँ, बड़े छोटे हैं साइज, मगर बैलेंस ऊपर। हाँ जी, वो बैलेंस है पूरा। ये कैसे बनाते हैं आप? ये बस ये मेरा अपना ही आइडिया, पाकिस्तान में मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जो ये काम कर रहा है, इसके अलावा नहीं करता, नहीं कोई और नहीं करता। और ये मेरा पहले ही मैं आर्टिस्ट हूँ, और इसमें जो है ये फिल्बदी होता है, जब बना रहा होता हूँ ना तो उसके मुताबिक फिर होता है कि वो चेहरे के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक क्या क्या करना है। और ये हुनर आपको सिखाया किसने? ये क्योंकि ये मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ और ये मेरा ही आइडिया है, तो ये मैंने किसी सीखा नहीं, ये मेरा अपना आइडिया, खुद ही मैंने ये तख्लीक किया। अरे वाह,
तो ये आपने कीलों के ज़रिए बनाना शुरू किया। तो ये कीले ठोक के बनाते हैं, किस टूल क्या होता है आपके पास? एक तो कीले होती है, तो कीले वैसे जब तक कि उसको हथौड़ी हैमर के ज़रिए ठोका ना जाए तो बनती नहीं है। ये लकड़ी है, उसके ऊपर ये सारी कील जो है वो तरतीब से लग जाती है, तो वो फिर उसके बाद फिर उसकी चेहरा जो है ना वो निकलता आता है। ये आपने किसकी तस्वीर बनाई है? ये एक मौला जद का कैरेक्टर है। हाँ, ये आपने फवाद खान की तस्वीर बनाई है। जी। ये आपने फवाद खान को दी भी है मौला जट की? जी, वो उसमें जो है ना मैंने बनाई थी, तो फिर मेरी मुलाकात उनसे होती होती रह गई थी। ये लें, अब हो जाएगी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम फवाद खान साहब। फवाद भाई, ये आपके लिए बहुत खूबसूरत सी तस्वीर बनाई है। फवाद का मतलब होता है दिल, तो आपका दिल बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं अहमद भाई मेरे साथ यहाँ पे सेट पे मौजूद है। बहुत मुश्किल से बनती है पूरी जो है, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। पाकिस्तान में वाहिद आर्टिस्ट है जो इस तरह से कीलों से पेंटिंग बनाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह से तस्वीर बनाते हैं तो आप जो है, इन्होंने इतनी खूबसूरत आपकी तस्वीर बनाई है, आप इस तस्वीर को एज़ तोहफ़ा कबूल कीजिएगा और ये जो है इनसे लीजिएगा। ये आपके फ़ैन हैं, मौला जट कैरेक्टर की आपकी तस्वीर बनाई है। तो आपकी तस्वीर कहाँ से ले सकते हैं? वो मैं उनको खुद कैसे, कहाँ कांटेक्ट करें वो आपको ये तो बताएं। वो मेरे सोशल मीडिया पे अहमद अली सादिक के नाम से मेरा है, इंस्टाग्राम भी हर जगह वहाँ पर अहमद अली सादिक के नाम से इनका इंस्टाग्राम भी है, वहाँ पर इनको पूछ सकते हैं, वरना आप मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना मेरी टीम से पूछ लीजिएगा। ये तस्वीर मैं आपको भिजवा दूँगी। ठीक है, ये हो गए फवाद साहब की कहानी, ये आपको ले लेंगे। वो बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट भी हैं। जितना अच्छा आर्टिस्ट है वो उतना ही बड़ा इंसान है। वो ज़रूर ये तस्वीर लेगा और आपके साथ तस्वीर भी खिंचाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये जो बनाई है इसके बारे में बताएं। ये भी कमीशन वर्क है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है कोई, उसने अपने वालिद में रूम की बनवाई थी ये। अच्छा, उन्होंने मेरा इंटरव्यू जो देखा था सोशल मीडिया पे, काफ़ी वो मेरी वीडियोस वगैरह अक्सर जाती रहती हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं इस पर। तो वहाँ से फिर वो रब्ता करते हैं लोग, फिर बनवाते हैं। ये किस तरह से आपको पता चलता है इधर ऐसे छोटी कीलें लगानी है, इधर बड़ी लगानी है? अब इसका जो हाथ है ना, शेड है पूरा इन कीलों का। जी, इसके हाथ जो है ना, हाथ की उंगलियां देखें। वही तो कह रही हूँ। वो कह रहे कि मेरे वाले साहब वो बेसबॉल वो जो होता है ना वो खेलते थे काफ़ी, तो उनकी ना उंगलियां टेढ़ी हो गई थी वजन की वजह से, तो और वो उंगलियां देखे उनकी एग्जैक्ट वैसे ही बनी है। नहीं, हर चीज़ की क्लियरिटी, इतनी खूबसूरत तस्वीर आपने बनाई। मगर मेरी बात सुने, कील कैसे ठोकते हैं, इतना बारीक काम करते कैसे, इतनी बारीकी से? ये एक जो स्केच पहले बनाते हैं इसके ऊपर? जी, इसके ऊपर हल्का सा स्केच होता है, उसके बाद फिर ये तरतीब से एक कील। जो ये वाली तस्वीर है ना, इसमें था कि इनकी ना मैंने पूरी टीम की बनाई थी और प्रोड्यूसर की भी मैं बना रहा था। उसमें सिर्फ क्या हुआ मेरे से कि एक कील ना यहाँ पे लग गया गलती से। वो जब मैंने उतारा ना तो ऐसे लगा जिस तरह उसका तिल है, तो उस एक कील की वजह उसके पूरे चेहरे की लुक ख़राब हो गई। तो फिर वो मैंने दोबारा शुरू कर दी बनानी। वो इनकी प्रोड्यूसर थी हमारा, उनकी, तो फिर वो मैं दोबारा शुरू कर दी। फिर और काम आगे इस तरह करते करते ना वो पेंडिंग हो गया था काम। यानी कि एक एक चीज़ इसमें लगानी पड़ती है। अब ये देखिए उनके नोज़ है ना, अगर नोज़ के ऊपर मैं एक कील लगा दूंगा तो उसकी नोज़ की शेप बदल जाएगी। ये जो देखें ना, नोज़ का अंदर ऐसे जो नतना होता है, उसको डार्क शेड देने के लिए आपने कितनी खूबसूरती से उसमें बड़ी कील ऐड की है। डार्क शेड के लिए बड़ी, लाइटर शेड के लिए आपने छोटी कीलों का इस्तेमाल। इट्स वेरी डिफाइंड, माशाल्लाह, वेरी नाइस। और ये कितनी देर में बन जाती है एक पेंटिंग? सपोज फवाद भाई की पेंटिंग कितनी देर में? कम से कम एक हफ्ता लगता है बनाने में। एक हफ्ता लगता है, 7 एक हफ्ता। और आप सिर्फ शक्लें बनाते हैं ज़्यादा? जी, ज़्यादा बनाता हूँ, लैंडस्केप भी बनाता हूँ। लैंडस्केप भी बन जाती है? वो ज़्यादा नहीं मुश्किल होती होगी? जी, वो ज़्यादा नहीं, वो इससे आसान होती है, क्योंकि वो जो होता है ना लैंडस्केप में, अगर मैं कोई दरवाज़ा या कोई गेट बड़ा छोटा कर दूंगा उसमें इतना फ़र्क नहीं होता, लेकिन इसमें एक आंख भी मोटी, एक नाक भी मोटा होगा तो उसकी चेहरे की शक्ल तो बनाई आपने कोई अंदरून शहर? हाँ जी, अंदरून शहर की बनाई है, समंदर और इस तरह से पूरा अंदरून की मैंने बनाई है। वो फिर कामरान लशारी साहब को मैंने गिफ्ट भी किया, उन्होंने मुझे बुलवाया भी था। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे एज अ कम्प्लीमेंट्री उन्होंने मुझे सारा वो विजिट करवाया, वो सुरंगें, वो सारी वो जो है वो हम अक्सर जाते रहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने बड़ा। आप बताए थे कितनी देर में बन जाती है जैसे ये? कम से कम एक हफ्ते में बनती है। एक हफ्ते में? हाँ जी, ये वाली जो तस्वीर है ये बड़ी है, 2 से 3 हफ्ते में बन जाती है, क्योंकि जितना वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, ये जितना मुश्किल होगा उतना ही। अब ये वाली तस्वीर है, जाहिर सी बात है, अब इसमें एक चीज़ नहीं है, इसमें चेहरे के भी वो फीचर्स मुख्तलिफ हैं। उसका हाथ जो है ना वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, हर
फीचर उसका मुख्तलिफ अहमद होता है। भाई बहुत अच्छा काम है, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह अच्छा काम करते रहें। और जिनको अपने घर में स्पेशल इस तरह का ये काम चाहिए, ये वर्क चाहिए, तो अहमद भाई को जो है आप इनके इंस्टा पे, इनकी आईडी पे कांटेक्ट कर सकते और हैं। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है। मेरे लिए? हाँ जी, क्या? ये देखिए। ओह थैंक यू, बड़ी प्यारी है। ये देखिए जी, मेरे लिए भी कुछ लाए। ओह वाह, मतलब मैं दूसरों का भला करती हूँ तो अल्लाह ताला की तरफ से देखो मेरे भी भले हो जाते हैं। कितनी खूबसूरत, और फ्रेम कितना प्यारा आपने यूज़ किया है जी। ये मेरा पूरा घर चिट्टा है, वाइट है, उसमें सिर्फ लाइट डल गोल्ड की मैंने चीज़ें कार्विंग रखी है। तो ये इतना अच्छा जाएगा। और ये पेंटिंग, और ये जो उन्होंने 2-3 दिन पहले मेरे से रब्ता किया था, तो मैंने ये 2-3 दिन में बुला के बनाई। रात 11 बजे तक ये मैं बनाता हूँ है, क्योंकि सुबह शो में आना था इसलिए। तो मतलब आपको कितने घंटे लगे इसको बनाने, इस तस्वीर को? इसमें मैंने 2 दिन जो है ना, 2-3 दिन मुसलसल काम किया। सुबह 9 से मैं सिर्फ खाने में या जो है कहीं कोई काम होगा रेस्ट किया, लेकिन लगातार लगा रहा हूँ। रात भी 11 बजे तक मैं ये लगा रहा। वैसे आपने इसमें मेरे छोटे बाल दिखाए, और छोटे बाल मेरे अभी क्योंकि हैं भी, मैं तो एक्सटेंशंस लगाती हूँ anyway, मगर ये है कि इसमें मैं फलाल जितनी छोटी भी लग रही हूँ। ये आपकी वो जो मॉर्निंग पाकिस्तान की प्रोफाइल थी ना, वहाँ से मैंने ली थी। आपको वो अच्छी लगी पिक्चर? हाँ जी। बस फिर मुझे भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इतनी डिफरेंट बनी है और इतनी अच्छी बनी है। ये तो मैं अपने ड्राइंग रूम में लगाऊंगी, है ना जी? उसके अलावा फिर आप ये अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे भी लगाइएगा। मैं आपको टैग भी करूंगी। तो मैं जो इनको टैग करूंगी उससे आपको पता चल जाएगा कि इनका रियल अकाउंट क्या है, तो फिर आप इनको भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। इतनी अच्छी चीज़ें आपने लोगों को दिखाई और साथ मुझे अच्छा सा तोहफा दी, मेरी तो सुबह अच्छी हो गई। तो सी यू आफ्टर अ ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊं, ज़िंदगी में हम बहुत कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या डिग्रीज हासिल करते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, हम चीन तक चले जाते हैं, ठीक है। मगर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमें ना अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, वो है एक्सपीरियंस। हम एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा डरते हैं, हम घबरा जाते हैं। अगर हमें एक्सपीरियंस करना पड़े किसी भी चीज़ के लिए, तो हम कहते हैं नहीं यार, छोड़ो यार, इसका क्या फ़ायदा। तो ज़िंदगी में हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए। हमारे पास जो कमी है वो ये है एक्सपीरियंस की। हर चीज़ में हम आगे बढ़ने की दौड़ में बस भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। अब छोटी सी मिसाल मैं आपको उस तरह से देती हूँ कि हमें 2 रास्ते हैं। हमें पता है कि ये राइट वाला जो रास्ता है ये भी हमारी मंजिल तक जा रहा है, जो लेफ़्ट वाला रास्ता है वो भी हमारी मंजिल तक जा रहा है, ठीक है। मगर इधर जो है दुश्वारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इधर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, इधर बहुत ज़्यादा जंगलात हैं और बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, और ये रास्ता जो है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जा रहा है। मगर हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई बीच में रास्ते में मिल जाता है और ऐसा कुछ गाइड कर देता है कि नहीं यार ये रास्ता छोड़, मेरे साथ इस रास्ते से निकल, ये रास्ता बेहतर है। अब वो जो अनाड़ी कोई भी आपको कुछ गाइड कर देगा, आप उसका हाथ पकड़ के तो उसके साथ उस रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं। आप अपनी सोच, अपनी जो एक विल पावर है, वो जो आपका फोकस है, वो सारी चीज़ों को छोड़ के आप दूसरे की कही हुई बात को फ़ौरन संभलना शुरू कर देते हैं, उसकी बात को समझना शुरू कर देते हैं। तो हमने किसी और को फॉलो नहीं करना, हमने अपनी ज़िंदगी में अपने रूल्स खुद बनाने हैं। हमें अपने कुछ लाइफ के बॉक्सेस बनाने हैं। जैसे मैं रोज़ बताती हूँ कि वी शुड हैव 1, 2, 3 बॉक्स। 1 बॉक्स वो जिसमें हम सुबह उठते के साथ ही अपनी वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम अपने माइंड सेट में लॉक कर दें कि भाई मैंने आज ये सब कुछ करना है, मेरी लाइफ के ये काम है आज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये माइनस नहीं करने। सेकंड जो बॉक्स होता है आपका, वो जो लाइफ टाइम बॉक्स होता है, जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जिसमें आपकी हेल्थ की इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें आपके पैसों की इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें आपके काम की इन्वेस्टमेंट होती है, और कोई ऐसे इंपॉर्टेंट काम जो आपके आज आप भले कर रहे हो मगर वो आपकी एज इन्वेस्टमेंट आपको बाद में जाकर रिजल्ट दे रहे हो। और तीसरा बॉक्स वो बॉक्स जो बहुत ज़रूरी नहीं है मगर यू जस्ट हैव टू पुट समवेयर कि अगर आपको टाइम मिला तो यू कैन डू दैट वर्क टू। तो इस तरह के अगर आपके लाइफ के कुछ टाइम टेबल्स, कुछ गोल्स और अचीवमेंट्स जो है वो आपके रेडी होंगे, देन यू कैन डू वट एवर यू वांट टू, बट यू नीड एक्सपीरियंस। स्टिल आई एम सेइंग यू नीड एक्सपीरियंस। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे एक ऐसे इंसान से मुलाकात करवाऊँगी जो है तो बहुत यंग एज के मगर उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है। तो एक्सपीरियंस बोलता है। सी यू आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको अभी ब्रेक से पहले बोला कि जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है, नो मैटर एज मैटर नहीं करती, चाहे आप जवान हो चाहे आप जिस एज में भी हों। तो जो अभी मेरे मेहमान हैं वो बहुत यंग हैं और अपनी जो है काविशों की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से वो आज यहाँ पर बैठे हैं। मतलब मैं आज जिनसे आपको मुतारिफ़ करवा रही हूँ वो है मिस्टर काशिफ जावेद। जनाब काशिफ जावेद जो है वो जिनका इंडस्ट्रियल मार्केटिंग, FMCG और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में मजमूई तौर पर 18 साल का तजुर्बा है। अब हायर पाकिस्तान में बतौर डायरेक्टर रेफ्रिजरेटर्स बिज़नेस काम कर रहे हैं और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है जी? आई एम गुड। सबसे पहले कि मैं आपसे सवालात शुरू कर दूँ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, बट थोड़ा सा मुझे आप अपने बारे में भी कुछ जो है ना डिफ़ाइन कीजिए कि इतनी एफ़र्ट और इतनी एक्सपीरियंसेस इस एज में जो आपके पास है वो कैसे? एक्चुअली देखें, ज़िंदगी में अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप में और शायद हमें अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अगर हम इस माशरे में किसी गोल के बग़ैर आ गए और चले गए तो हम में और शायद जो बाकी जानदार हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। अरे वाह। तो जब आपके पास कोई ज़िंदगी में गोल है, ऑब्वियसली जब आप अपना होश संभालते हैं तो आप यू हैव सम ड्रीम्स जो वालदैन की तरफ से, पेरेंट्स, फैमिली की तरफ से आपके पास आते हैं। आप ख़ुद कुछ सोचते हैं, देखते हैं, तो वो ड्रीम्स ही रह जाते हैं अगर आप उसके लिए राइट एफर्ट ना करें। एंड देन वो जो ड्रीम्स हैं वो जब आप बड़े होते हैं आप उनको गोल्स में, लाइफ गोल्स में कन्वर्ट करते हैं। और लाइफ गोल्स अगेन अगर आप उसके लिए एफर्ट नहीं करते तो वो दोबारा वो बेमानी रह जाते हैं। क्या बात। तो यू शुड हैव सम गोल्स इन योर लाइफ और वो गोल्स बड़े रखें हमेशा। छोटे गोल्स के साथ आप छोटे ही रह मतलब बात ये कि आपने बड़ी सोच रखनी है तो फिर आप बड़ा काम करेंगे। असल में हमने छोटी सोच नहीं रखनी। द लॉजिक इज राइट। एग्जैक्टली। ओके, देखें ये वाली बातें जो होती है ना, ज़रूरी है पूछना कि इंसान के पीछे कामयाबी का राज क्या है। तो उनका राज ये है कि उनकी सोच बड़ी थी, इसलिए आज वो काम बड़े कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिद्दत और टेक्नोलॉजी के हवाले से हायर की अप्रोच के बारे में कुछ हमें बताएँ, ख़ास तौर पर रेफ्रिजरेटर के बारे में, हायर रेफ्रिजरेटर के बारे में। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि हायर जो है बेसिकली ये ग्लोबली नंबर 1 ब्रांड है हम, और रेफ्रिजरेटर में पिछले 14 ईयर से वी आर लीडिंग दिस इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। ओके, सबसे बड़े ब्रांड हैं हम दुनिया के अंदर माशाल्लाह। पाकिस्तान में भी हम नंबर 1 ब्रांड है रेफ्रिजरेटर कैटेगरी में, और सबसे ज़्यादा सेल्स नंबर, मार्केट शेयर वी हैव विद अस। और इसके पीछे ये सेल्स नंबर्स जो हैं ये ऑब्वियसली अच्छी प्रोडक्ट के वजह से आते हैं, और अच्छी प्रोडक्ट जो है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल क्वालिटी है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस है, प्राइस है, और सबसे बढ़ के कि वो कंज्यूमर्स की जो बेसिक नीड्स और वांट्स हैं उनको पूरा कर रही है कि नहीं कर रही। आपने प्रोडक्ट तो बना दी बट इट्स आउट ऑफ ब्लू मून के आपको पता ही नहीं है कंज्यूमर की नीड कुछ है, प्रोडक्ट कुछ ऑफर कर रही है, सोल्यूशन कंज्यूमर को वो चाहिए जो उसकी नीड को मैच करे, जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। सही बात है। तो हायर बेसिकली इस लॉजिक को लेके चलता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसका बेसिक प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, फिर हम उसके अंदर जो वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं प्रोडक्ट्स में, और इस राइट प्रोडक्ट की वजह से हम आज पाकिस्तान में नंबर 1 ब्रांड हैं। माशाल्लाह। अच्छा, जो हायर के अभी नए फ्यूचर प्लान्स, नए सरप्राइजेज़ हैं आपके लोगों के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए, वो क्या है? कुछ तो थोड़ा सा डिस्क्लोज़ कीजिए आज हमारे शो पे आप। अच्छा, ये वैसे थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं बट ऑब्वियसली कंज्यूमर्स को हम अपनी फैमिली का पार्ट समझते हैं। नॉर्मली कंपनीज जो होती हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ और अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अपना पार्ट समझती हैं, बट व्हाट वी बिलीव इन पाकिस्तान एज वेल एज इन द एंटायर वर्ल्ड के जो हमारा कंज्यूमर है, एक्चुअली कस्टमर है, वो भी हमारी फैमिली का पार्ट है। तो लेट्स गेट इनटू मोर डिटेल्स। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। लोग आज थोड़ा सा क्योंकि पाकिस्तान एक वो नाजुक दौर वाला वो जो है एक डायलॉग हर बंदा इस्तेमाल करता है उससे गुजर रहा है। एक्चुअली ये नाजुक दौर अगर हम राइट डायरेक्शन में स्टेप्स लेना शुरू कर दें तो ये हमारे लिए बहुत ब्राइट हॉरिजन्स ओपन करेगा। तो हमारे पास जो फ्यूचर के प्लान्स हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी हैं और दुनिया भर के आलमोस्ट तमाम ममालिक में हमारे डायरेक्ट कंपनीज, हमारी एफिलिएट्स या हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सेटअप्स मौजूद है।
पाकिस्तान के अंदर हमने 2001 में वी स्टार्टेड आवर जर्नी हियर इन पाकिस्तान। अच्छा। और हम वी आर कीप इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। इस वक्त हायर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज के अंदर रखता है लाहौर के अंदर। वाह जी। और हम अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं। रॉ मटेरियल की सोर्सिंग ऑब्वियसली डिफरेंट सोर्स से आ रहे हैं हमारे पास, बट पाकिस्तान के अंदर अपनी हम तमाम प्रोडक्ट्स लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इवन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा। और इन चीज़ों को क्योंकि मार्केट में पाकिस्तान में डिमांड बहुत है और एक्सपोर्ट, हमारा बेसिकली विजन ये है कि अगर हम इंपोर्ट के ऊपर कुछ फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहे हैं तो पाकिस्तान को वैल्यू एडिशन दें और वो एक्सपोर्ट के ज़रिए डॉलर्स पाकिस्तान के लिए कमा के वापस ये तो लेके बहुत आएं। अच्छी बात है। तो इस पूरी सेटअप की वजह से हमें ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। और पाकिस्तान में हमारे पास इस वक्त जो रेफ्रिजरेटर की कैटेगरी है उसमें ऑलमोस्ट हम 1.5 मिलियन की प्रोडक्शन कैपेसिटी रखते हैं। वेरी नाइस। लास्ट ईयर एक्चुअली वी स्टार्टेड आवर सेकंड फैक्ट्री, और इससे पहले हम एक प्लांट के साथ काम कर रहे थे रेफ्रिजरेटर में। अब हमारी सेकंड फैक्ट्री भी वर्किंग में है। एयर कंडीशनर्स हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है पाकिस्तान में सेल्स नंबर्स के साथ। एग्जैक्टली। वॉशिंग मशीन में, डीप फ्रीज़र में, और इवन वी आर कीप इन्वेस्टिंग एंड एक्सपेंडिंग आवर बिजनेस इन पाकिस्तान। और उसकी वजह से इनफैक्ट हम सोसाइटी के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं। न सिर्फ ये कि हम राइट प्रोडक्ट्स और राइट प्राइस के ऊपर ऑफ़र करें, इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए हम एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि हायर अपने रेफ्रिजरेटर्स में सारिफ के तजुर्बे और सहूलत को बढ़ाने के लिए कौन सी मुनफरद खुसूसियात टेक्नोलॉजीज़ को फोकस करता है? एग्जैक्टली देखें, जैसे स्टार्ट में हम डिस्कशन में बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। पाकिस्तान में ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम्स हैं वो समहाउ यूनिक हैं फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग है, फिर वोल्टेज पूरे नहीं है, फिर और समहाउ लोड शेडिंग की वजह से फिर लोगों को ये भी आपको मद्देनज़र रखना पड़ता होगा कि भाई कहीं ये ना हो कि फिर उसकी जो है ना फ्लक्चुएशन शुरू हो जाए, फ्यूज़ उड़ जाए, फ्रिज ख़राब हो जाए। तो इन मसाइल के साथ फिर फाइनली इकोनॉमी की वजह से परचेजिंग पावर और जो बाइंग लेवल है, बाइंग प्राइस लेवल है, उसके भी मसाइल हैं। अच्छा। तो हम पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी इनोवेशन के साथ अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं आफ्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा। वी हैव लोकल R&D, ठीक है, जो हमारे मोस्टली कंपेटिटर्स के पास नहीं है। अब कंज्यूमर्स की नीड को हमने स्टडी किया, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है इस कैटेगरी के अंदर उसको मैच किया और फिर हमने अपनी प्रोडक्ट डिलीवर की मार्केट के अंदर। इस साल जो हमारी प्रोडक्ट है, जो लेटेस्ट हमने 2024 में हमने वी लॉन्च्ड आवर प्रोडक्ट, दैट इज़ ट्विन इन्वर्टर। बाकी जितने भी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर्स हैं वो सिर्फ कंप्रेसर ओरिएंटेड इन्वर्टर है। ठीक है। अब पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, सप्लाई के साथ कॉस्ट भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये हमारा ट्विन इन्वर्टर जो IF रेफ्रिजरेटर है, अच्छा, ये एक्चुअली परफेक्ट फॉर ऑल है, ऑल इन वन है। कि ये सिर्फ कंप्रेसर ही इसके अंदर इन्वर्टर नहीं है, इसके अंदर फ़ैन, मोटर्स और बाकी भी जितने भी मैक्सिमम पार्ट्स हैं वो एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाए हैं। अच्छा। इसमें डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है। आप एक टच की मदद से जो आपको रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो आप खुद सेट कर सकते हैं, इंस्टेड के वो नॉर्मल थर्मोस्टेट के साथ समझ नहीं आ रही है, एक पे तेज है, सात पे तेज है। हाँ, ऑटो पे डाल दिया, टच के हाँ साथ जी, आपने तो उसकी आपको सेटिंग नजर आ रहा है टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, फिर उस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए हमने इसमें 4 सेंसर्स लगाए। वी प्लेस्ड 4 सेंसर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर। कंज्यूमर को चाहिए फॉर एग्जांपल -20 सेंटीग्रेड इन द फ्रीजर टू फ्रीज समथिंग। अब फ्रिज को पता ही नहीं है कि कितना टेम्परेचर हो गया है या मैंने करना है। हाँ। तो हमने सेंसर लगाए उसके फ्रीज़र पोर्शन में भी और एक्सटर्नल साइड पे भी, रेफ में भी, ताकि कंज्यूमर ने जो टेम्परेचर रिक्वायर किया है वो फ्रिज खुद स्टडी करे, एनालाइज करे, इंफॉर्मेशन गैदर करे, उसके मुताबिक फिर कंप्रेसर की कूलिंग इंश्योर करे। उसके अंदर मतलब रोबोटिक पावर्स भी हैं। यस, इट्स लाइक एक हम काशिफ साहब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम मजीद इसी तरह से डिटेल जाएंगे क्योंकि स्मूथली आप हमें बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हम काशिफ साहब से बात करते हैं दोबारा। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और हमारे साथ हायर से काशिफ साहब मौजूद हैं और हम इनसे
मज़ीद जानेंगे। सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि हायर ख़ुद को कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आलात की सनत में दीगर कंपनी से कैसे मुमताज़ रखता है, कैसे बेहतर रखता है, कैसे डिफरेंट रखता है? जी काशिफ साहब। अच्छा, जैसे आपको मैं बताऊं कि इस सवाल को हम थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। राइट प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर्स, कि जब तक उनको प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलता तो ये रेफ्रिजरेटर माइट बी जस्ट अ वार्डरोब फॉर समवन अगर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा। और कैसे हम डिफरेंट कर रहे हैं? नंबर एक कि हम अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच पे बनाते हैं, जो कंज्यूमर को चाहिए या इवन उसको नहीं भी पता, क्योंकि वी आर कीप स्टडिंग एवरीथिंग कि दुनिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, फ्यूचर के क्लाइमेटिकल सिचुएशंस क्या हैं, इकोनॉमिकल सिचुएशंस क्या हैं, फिर वो हम सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी तमाम प्रोडक्ट्स में। नॉट ओनली फॉर रेफ्रिजरेटर, फॉर एयर कंडीशनर्स ऑल्सो, फॉर वॉशिंग मशीन एंड डीप फ्रीजर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, सेकेंड जो चीज़ है वो है हमारी सप्लाई चेन। कोविड के दिनों में जब इवन पूरी दुनिया बंद थी, हायर वॉज द कंपनी हु वॉज हैविंग स्टॉक्स विद इट, कि हमारे पास सप्लाईज थे और हम कंज्यूमर्स के उस वक्त जो डिमांड थे उसको पूरा कर रहे थे। इवन लास्ट ईयर जब बहुत बड़ा इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम आया डॉलर्स का और इंपोर्ट बैन लग गए और कुछ दूसरे मसाइल आए सप्लाई चेन में, हायर वॉज द ओनली कंपनी दैट टाइम इवन कि हु वॉज कंटिन्यूसली सप्लाइंग इट्स प्रोडक्ट टू द मार्केट, कि हमारे पास तमाम प्रोडक्ट्स की सप्लाई बड़ी स्मूथ थी। वी मेड सो मच अग्रेसिव अरेंजमेंट्स फॉर द कंज्यूमर्स इन पाकिस्तान। अच्छा, तो ये सेकंड हमारा एडवांटेज है जो हमारे कंज्यूमर, हमारी जो कंपेटिटर्स हैं उनके अगेंस्ट है, कंज्यूमर्स के लिए जो हम ऑफर करें। थर्ड ये है कि जो हमारा आफ्टर सेल्स सर्विस है दैट इज़ ऑल्सो द बेस्ट वन, कि जहाँ पे हमारा जो कंज्यूमर मौजूद है वहाँ पे हमारी आफ्टर सेल सर्विस मौजूद है। अरे वाह। अच्छा, एनवायरनमेंट के हिसाब से इसकी पायदारी के इक़दाम क्या क्या हैं, कैसे इंतज़ामात हैं, प्लीज़ बताइएगा। हम जब भी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं पाकिस्तान के अंदर तो वो प्रॉपर एक R&D के बाद जब हम डेवलप कर लेते हैं, हम कंज्यूमर से उसका फोकस ग्रुप एंड देन पूरी रिसर्च के बाद हम प्रोडक्ट जब डिज़ाइन और डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद वी गो फॉर हंड्रेड्स ऑफ क्वालिटी टेस्ट के कूलिंग परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट की कैसी है, उसके जो पार्ट्स हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। तो मैं इसका आइडिया में इसलिए भी मुझे है कि मैं एक ब्रांड है जिसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, और इतना मुझे वर्स्ट, मुझे इतना गुस्सा, मेरा पैसा भी बर्बाद गया, मेरा टाइम भी बर्बाद गया, 2 बार मैंने कंपनीज़ को भेजा भी। अच्छा, एक तो जवाब नहीं देते थी वो कंपनी, मैं तो ले कर पछता गई, रो के फिर उनके बंदे टीम आए आके लेके जाएँ, फिर इस तरह से 2 बार गई मगर कोई काम ठीक नहीं हो, डबल डोर फ्रिज लेके। उसके बाद फाइनली अभी मैं वो जो आपका ग्लास डोर वाला है ना हायर का, वो मेरा क्योंकि पूरा घर वाइट है तो वाइट कलर का, मुझे तो कलर भी अपने घर के हिसाब से मिल गया, इट्स टोटली वाइट। मुझे ये डिज़ाइन भी दिखाया था ब्लैक में भी, अब मुझे मेहरून के डबल शेड आपके जो हायर के रेफ्रिजरेटर्स ये भी मुझे पसंद आए थे, मगर मेरा घर वाइट है तो मैंने वाइट चिट्टे में लिया एंड आई एम सो लाइक फाइन विद इट, और मेरी ज़िंदगी दोबारा आसान हो गई। मतलब ये क्योंकि नया घर लिया था, पहले हमारे पास हायर ही था, तो ये फिर मुझे इतना अफसोस हुआ ना कि मतलब कभी भी कोई ब्रांड स्विच नहीं करना चाहिए जब तक कि वो ऐसा अच्छा या नामवर या फिर जिसका मार्केट जो रिसर्च है या आफ्टर सर्विसेज जो है वो जिनकी अच्छी ना हो। तो आप लोग की आफ्टर सर्विसेज भी बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली, देखिए हमारी प्रोडक्ट में इफ़ यू आस्क वन सिंगल पॉइंट फॉर हायर आई वुड से दैट्स क्वालिटी, और इफ़ यू वुड आस्क द सेकंड वन आई वुड से आफ्टर सेल सर्विस। या इसके बारे में कुछ बताएं भी ज़रा अपने लोगों को। अच्छा, क्वालिटी का पहले मैं बताऊं कि जब हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, इफ़ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट रेफ्रिजरेटर्स, तो फ्रिज के अंदर लाइक वी हैव सो मेनी टेस्ट फॉर द एश्योरेंस ऑफ द क्वालिटी। अच्छा, हम इसको अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर इफ़ यू गो फ्रॉम स्कर्दू टू कराची, तो हमारे पास डिफरेंट टाइम जोन तो एक है बट क्लाइमेट जोन डिफरेंट है, वेदर जोन्स डिफरेंट ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमारे पास बाज़ एरिया में 55 टेम्परेचर है आज, और इवन अभी चंद दिन पहले मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि जी एक जगह स्नोफॉल हुआ है पाकिस्तान में 1-2 जून को समय। तो अब जब ये बातें हैं तो हमारी प्रोडक्ट को एक ऐसा होना चाहिए जो पूरे पाकिस्तान के कंज्यूमर्स को सोल्यूशन प्रोवाइड करे। तो वी गो फॉर सो मैनी टेम्परेचर टेस्ट कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्कर्दू और गिलगित जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होते हैं वहाँ पे भी वो अपना पूरा
आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करे जो आपको कंज्यूमर को चाहिए कि वो स्टोर करता अपना फूड। और जब हम सिब्बी और जैकबाबाद जाते हैं जहाँ पे 50+ हो जाता है टेम्परेचर, तो वहाँ पे भी वो पूरी कूलिंग के साथ अपने कंज्यूमर्स की जो स्टोर्ड फूड है उसको प्रिसाइजली और उसको उसकी रियल हालत में प्रिजर्व रखें। nice. तो क्वालिटी इज़ लाइक दिस, लाइक फिर हम इसके डोर का टेस्ट करते हैं, लाइक वी ओपन एंड क्लोज दिस डोर फॉर 100,000 टाइम। 1,00,000 दफ़ा हम रोबोटिक टेस्ट करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं बंद करते हैं, सही। ताकि और ये हमने एस्टिमेट किया है कि एक जो कंज्यूमर है वो ऑलमोस्ट 10 साल में ऑलमोस्ट 1,00,000 दफ़ा दरवाज़ा खोलता बंद करता है। अच्छा, ठीक है, तो वो हम रोबोटिक टेस्ट करते हैं बिफोर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट कि वो 1,00,000 दफ़ा दरवाजे के हिंजेस और बाकी जो क्वालिटी है उसको मसलाना है। देन वी डू द सेम टेस्ट फॉर द कंप्रेसर्स। उसको हम हर तरह के इलेक्ट्रिकल शॉक्स, डिफरेंट वोल्टेज रेंज, सप्लाईज ऑन ऑफ, जो भी पाकिस्तान में प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स, वो सारे हम अपने तमाम इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को गुजारते हैं। और जब हम ये इतना क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना लेते हैं, वी सेल इट टू द कंज्यूमर एट द राइट प्राइस। फिर हम कंज्यूमर को अकेला नहीं छोड़ देते। जैसे आपने अपना एक प्रॉब्लम बताया, वी आर ऑफरिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ वारंटीज विद आवर प्रोडक्ट कि 10 साल की हमारी प्रोडक्ट की ये जो IF सीरीज ट्विन इन्वर्टर हमने बताया आपको, इसकी कंप्रेसर की 10 साल की वारंटी है। इसके बाद इसके पार्ट्स की 1 साल की वारंटी है। और इवन इसके जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, लाइक इसका जो आपको मैंने बताया कि ये डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है और कुछ और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, उनकी 3 साल की वारंटी। मतलब आपका कंज्यूमर अकेला नहीं है हमारी प्रोडक्ट खरीदने के बाद, हम उसके साथ आफ्टर सेल सर्विसेज भी मतलब आपकी बेस्ट है, जिस तरह से आपका प्रोडक्ट बेस्ट है। दिस इज़ वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये भी बता दें साथ साथ कि जो हायर इंडस्ट्री में मार्केट के ये जो रुझानात हैं, जो सार्फिन की तरजीहात हैं, इसे कैसे आप मतलब वाकिफ़ रहते हैं? आप किस तरह से आपको पता चलता है सारी चीज़ों का, कैसे रिसर्च मिलती है? अच्छा देखें, 2 बातें। पाकिस्तान में जो कंज्यूमर है, वी पाकिस्तानीज आर सो मच टैलेंटेड एक्चुअली। पाकिस्तान हमारा ये इस काबिल है कि वी कैन लीड दिस वर्ल्ड, और हमारे पास वो पूरा पोटेंशियल है। मे बी हमें इसको कैपिटलाइज करना है, चीज़ों को हमने इन्हांस करना है, अपने यूथ, हमारे स्किल्स को। अगर हम कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को ट्रांसलेट करें इन सारी चीज़ों को, तो हमारे पास तमाम कंज्यूमर्स की वही डिमांड है जो वर्ल्ड वाइड डिमांड है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम उन डिमांड्स के मुताबिक ही अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड फाइनली वी इंश्योर कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो जो फ्यूचर के ट्रेंड्स हैं उनको भी मीट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी अब जो, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का रेफ्रिजरेटर का मेन डिसीजन मेकर इज़ फीमेल, तो फीमेल की अगर हम साइकी अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें, तो मोस्टली जो फीमेल हैं वो कलरफुल डिज़ाइंस, खूबसूरत एस्थेटिक्स, क्वालिटी के साथ, फंक्शंस के साथ, वो मेल डोमिनेंट चीज़ें हैं थोड़ी सी, कि जनाब वो बंदा देखेगा कि जी ये इन्वर्टर है, तो खर्चा, पेमेंट, एवरीथिंग। यस, सही बात बोलिए। तो औरतें जो हैं, फीमेल जो हैं, वो प्रिसाइजली देखती हैं कि शक्ल कैसी है, डिज़ाइन कैसा है, कलर कैसा है। तो वी ऑल्सो स्टडी द बोथ एंगल्स ऐसे। अच्छा, मैं तो जब फ्रिज लाई ना तो मुझे लग रहा था कि मेरा कमरा आ गया, क्योंकि एक तो हायर का फ्रिज खोलो तो अंदर से इतना जो स्पेस है ना उसका बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैं बड़े साइज़ का लेकर आई। तो लड़कियां, मैंने देखा औरतें जो हैं वो ये भी महसूस करती है जैसे उनका कोई ड्रेसिंग टेबल सेट हो गया हो फ्रिज, और अंदर से खाने वाने से जाने की स्पेस भी उनको अच्छी चाहिए होती है, नो मैटर दिस ऑल्सो मैटर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली। आप ये देखें कि अब हमारा, क्योंकि मोस्टली हमारी मिडिल क्लास है पाकिस्तान के अंदर, हमारा रेफ्रिजरेटर कंज्यूमर का फैमिली मेंबर है एक्चुअली। मोस्टली अगर आप देखें तो लोग इसको अपने ड्राइंग रूम में मोस्टली लोग प्लेस करते हैं, किचन में प्लेस करते हैं, प्रोमिनेंट प्लेस पे। तो वो खूबसूरत चीज़ पसंद करते हैं जी। तो हम हमेशा एस्थेटिकली अपनी प्रोडक्ट को इंश्योर करते हैं कि वो खूबसूरत हो। फिर जो कुछ इकोनॉमी और इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो हम फोर्सी करते हैं। हम बड़ा क्लोजली काम करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कि फ्यूचर में एनर्जी कंजम्पशन क्या है, सप्लाईज़ क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है इलेक्ट्रिसिटी का उसके अंदर इम्प्रूवमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। कॉस्ट फैक्टर्स क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट क्या है फ्यूचर में। अभी जैसे सारी की सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है इन्वर्टर ओरिएंटेड चीज़ों जी, ऐसे ही है। तो हमारी सारी प्रोडक्ट्स का
अब बेसिक जो लॉ है या सोलर सिस्टम का भी ख्याल रखते हैं आप? हाँ जी, सोलर का भी ख्याल रखा हुआ है कि अगर सोलर सिस्टम पे चल रही है सारी चीज़ें, फ्रिज है तो उस पर भी सारा कुछ जो है ना फ्रिज उस पर जाए, उसकी क्वालिटीज है। इन्वर्टर प्रोडक्ट्स हैं ये तमाम सोलर पे चल सकते हैं। लास्ट सवाल करूंगी क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? ऑब्वियसली देखें, जब आप मार्केट में काम कर रहे हैं वी हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो कंपटीशन से भी आते हैं, जो मार्केट से भी आते हैं, एंड सम टाइम कंज्यूमर मार्केट से भी आ जाते हैं। क्या बात है। तो प्राइस चैलेंज है सबसे बड़ा, क्वालिटी सबसे बड़ा चैलेंज है, और कंपटीशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या बात है जी। तो हम हर चैलेंज को एक प्रिसाइजली प्लान करते हैं और उससे मुमताज हो जाते हैं। थैंक यू सो मच काशिफ साहब, वी हैड अ ग्रेट टाइम। आपने हायर के बारे में बड़ी डिटेल तरीके से हमें समझाया। आई होप अच्छी चीज़ लीजिए, अच्छी चीज़ बाय कीजिए ताकि लाइफ टाइम आपकी जो है ना ये चीज़ें आपका साथ दें। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाजरीन, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर हेल्थ टेस्ट के ऊपर कि हमें अपने हेल्थ में जो भी है, अगर ऊपर नीचे अप डाउन कोई इश्यूज़ हो रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। इसके लिए आज हमने यहाँ पे जिनको मधु किया है वो है इंचार्ज जचा बच्चा, सीनियर कंसल्टेंट है, पेडियाट्रिक गायनाकोलॉजिस्ट। हमारे साथ हैं डॉक्टर गजाला मोइन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम फिज़ा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। You're looking like a Barbie doll. Oh, thank you. How I'm seriously? honored. Yeah, you are looking like seriously. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद हम टेस्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि एज डॉक्टर आप सबसे अच्छा गाइड कर सकती हैं कि ख़वातीन को ख़ास तौर पे हेल्दी लाइफ के लिए, हेल्दी रहने के लिए कौन सी ऐसी टिप्स हैं, कौन से ऐसे नुस्खे हैं जो इस्तेमाल करने चाहिए। अगर ख़ास तौर पे हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं तो वो जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था ना, तुम मुझे अच्छी माएँ दो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। इसी तरह आप सेहतमंद कौमें जो है ना वो सेहतमंद माओं की गोद में ही परवान चढ़ती हैं। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि ख़वातीन अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि हमारी अगली जनरेशन भी सेहतमंद हो। अब मसला ये है कि सेहतमंद रहना किस तरह है, उसके लिए यार खाने पीने के एहतियात करें। हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन इस वक्त एनीमिक है, ख़वातीन एनीमिक है, और उसके ऊपर प्रेगनेंसीज़, ऊपर नीचे प्रेगनेंसीज़ आप आम घरों में देखो, एक तो गुर्बत बहुत है, फिर 8-8, 10-10 बच्चे हैं, उनमें बर्थ स्पेसिंग भी नहीं है, साल साल के बाद बच्चा हो रहा है, तो वो बच्चा जो है उसने तो माँ में से जो उसको ज़रूरियात चीज़ें चाहिए, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, कमी भी है तो उसने तो माँ की हड्डियों में से भी निकाल लेना है, लेकिन वो जो माँ है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो डाउन होती जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि ख़वातीन अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने खाने पीने में एहतियात रखें। उनके खाने पीने में, ख़ुराक में दूध, दही, अंडा, सब्ज़ियाँ, गोश्त, फल, ये तमाम चीज़ें इतदाल से मौजूद होनी चाहिए। नाश्ता प्रॉपर करें, बल्कि नाश्ते के बारे में कहा जाता है कि बादशाहों की तरह नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि आपने होल डे वर्क करना है तो आप नाश्ता, बहुत सी बच्चियाँ नाश्ता नहीं करके जाती, ये अक्सर हमारा ट्रेंड है जो कि बिल्कुल गलत है। नाश्ता आपको थोड़ा सा ना बेहतर और अच्छा करके जाना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन आपने गुजारना है उसके ऊपर। फिर जो दोपहर का खाना है वो कहते हैं शहजादों की तरह, उसको ज़रा कम कर दें, और रात का खाना है वो बेगस की तरह, बिल्कुल कम। इट शुड बी लाइक दिस, नॉट अदरवाइज। ठीक है। और हो सके तो दोपहर का स्किप करके आप 2 टाइम मील्स लें और वो प्रॉपर ले लें। दूसरा, भूख रख के खाएँ। आपको पता है दुनिया में इस वक्त अमवात की एक बहुत बड़ी वजह बसियार हो रही है, जो ओबेसिटी कॉज करती है, और ये लोगों को नहीं पता। ओवर ईटिंग दैट कॉजेज़ बहुत सारी डेथ्स। ख़वातीन को जो अपनी कमी का ख्याल जो रखना है उसमें फिर ज़रूरी है कि वो अपना ध्यान रखें कि उनमें खून की कमी ना हो। अगर ख़ुराक से आयरन, कैल्शियम, ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही, विटामिन्स, तो वो कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्स ले सकती हैं। मिसाल के तौर पे आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आयरन सप्लीमेंट्स बहुत सस्ते मार्केट में अवेलेबल हैं, मतलब बड़े रीज़नेबल प्राइस पे, कोई सस्ते ब्रांड्स के भी मिल जाते हैं, जो ख़वातीन रेगुलर लेके अपना आयरन जो है वो नॉर्मल कर सकती हैं। क्योंकि वो ख़ातून जो लो हीमोग्लोबिन लेवल से या लो आयरन से प्रेगनेंसी शुरू करेगी,
शी इज़ गोइंग टू फेस डिफिकल्टी इन हर पहले तो वो खुद बीमार होगी, फिर आने वाले बच्चे को सोचिए ना, एक इमारत सेहतमंद बच्चा पैदा नहीं, पहले इमारत ही कमज़ोर थी, ऊपर से एक एग्जर्शन प्रेगनेंसी की भी आ गई, तो वो कैसे चलेगी? उसको कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी चाहिए, जिंक भी चाहिए, हाँ, कि वो कैल्शियम भी उसके अंदर पूरा हो। हमारी मतलब देखो बुजुर्ग उम्र में तो जाके औरतों की हड्डियां कमज़ोर हो ही जाती हैं, तो जवान बच्चियों की डेफिशिएंसी इतनी डेफिशिएंसी है कि उनके घुटनों में से आवाज़ें आ रही हैं, बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके बाद जिस्म में से आवाज़ें आ रही हैं, ज़मीन पे बैठ नहीं सकती, बैठ जाएंगी उठ नहीं सकती, वो कहते हैं ना गोटे गिटे रह जाते हैं जवानी में। आप हमारी माओ ने खालिस गज़ाएं खाई हुई हैं, वो भी तक चल रही थी। असल में हमें डाइटिंग ने भी मार दिया, बहुत सी लड़कियां जो है डाइटिंग के चक्कर में भी बीमार हो गई हैं। इतनी देसी घी वो नहीं खाती हैं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल वो नहीं करेंगी, मक्खन उन्होंने नहीं खाना जी, मैं मोटे 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 मोटा नहीं है। तमाम चीजें आपको थोड़ी थोड़ी मिकदार और ये एंटी एजिंग भी, व्हाट यू नीड इज अ बैलेंस डाइट। ये नहीं है कि आप बिल्कुल फाकाकशी शुरू कर दें। तो डॉक्टर साहब चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। एक चीज और है कि साथ एक्सरसाइज, आई वांट स्ट्रेस ओनली अपॉन कि आप हेल्दी बैलेंस्ड फूड खाओ। दूसरी चीज़ों साथ ज़रूरी है कि आपको मोटाइल रहना है, आपको कुछ एक्सरसाइज करते रहना है, हिलते जुलते रहना है, हरकत में बरकत है और उसमें आपकी सर्कुलेशन भी एक्टिव रहती है और आपको अच्छा, मैं एक्सरसाइज के हवाले से ये भी बताना चाहूँगी, एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। गाँव ग्राम में हमारी ऐसी औरतें अम्माएँ हैं जो कि मैंने देखा है कि 130 साल की भी हैं, 125 साल की भी हैं। वो इस वजह से हैं, आपने देखा है वो बोरियाँ लाद के जा रही हैं, काट रही हैं, पूरी खेत काट के ऐसे उठा के लेके जा रही हैं। उनमें हमसे ज़्यादा ताकत होती है, एनर्जी होती है, धूप में विटामिन डी सोर्स उनको मिल रहा होता है, लंबा लंबा चल रही होती है, सुबह बस टिका के नाश्ता करके निकली होती है, शाम को जाके एक टाइम का घर में खाना खाती है। वो भूख रख के खाती है, उनको भूख भी इतनी लगती है, उनकी बॉडी काम भी ज़्यादा करती है, एक्टिव भी ज़्यादा होती है, दुबली पतली लंबी लंबी चौड़ी। हमारे पूरे पंजाब की खेती यार जो लेबरर्स होती हैं, आप देखो कि ये जो हमारे वो प्रेगनेंसी में भी वो काम करती रहती हैं, उनके बच्चे पैदा होने में ना उनको प्रॉब्लम होती है ना उनको तकलीफें होती हैं, चल फिर के उनका सिजेरियन सेक्शन का रेशो कितना ज़्यादा हो गया। बिल्कुल। अच्छा, हम टॉपिक की तरफ आते हैं, हमारे पास टाइम कम है। मुझे बताइएगा कि कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमें करवाने चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि हमारे पास ये हमारा चार्ट है जिसमें ये टेस्ट हमें पता है ये इस महीने ठीक नहीं थे, अगले महीने ये हो जाएं, यू नो ऑल दैट। तो वो मंथ वाइज आप हमें बता दें या फिर ऐसे रेगुलर कोई टेस्ट जो हमें कराने चाहिए। देखो, कुछ टेस्ट तो ये होता है कि अगर आप किसी एलिमेंट से गुजर रहे हो, कोई बीमारी है, तो वो आपका डॉक्टर आपको बेहतर बता सकता है कि आपने कितने ऑफन वो टेस्ट करवाने हैं और अपने उस पर चेक रखने अपने सारे सिस्टम पे। लेकिन अगर एक हेल्दी बंदा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अदरवाइज़, तो मेरे ख्याल में 20-25 साल की उम्र के बाद सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए अगर आपने करवाना है तो साल में एक दफ़ा अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए। टेस्ट तो अब ये नहीं है कि A to Z आप सारे टेस्ट करवाओ, कुछ बेस लाइन टेस्ट हैं जो आप करवा सकते हैं, जिसमें CBC कंप्लीट ब्लड काउंट जो हम कहते हैं वो हो गए। फिर आपके वो जो अगर आपने अपने लिवर का स्टेटस देखना है तो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं, किडनी का फंक्शन देखना है तो रीनल फंक्शन टेस्ट हैं, फिर लिपिड प्रोफाइल है जिसमें आप अपना कोलेस्ट्रॉल और अपने फैटी एसिड्स वगैरह का स्टेटस देख लेते हो। कंप्लीट एग्जामिनेशन यूरिन है, ये मोटे मोटे टेस्ट हैं जो आप करवा सकते हो। लंग स्टेटस देखना है तो एक्सरे चेस्ट हो सकता है। लेकिन वही बात कि ये साल में एक दफ़ा आप अपनी स्क्रीनिंग करवा सकते हो। नहीं, मैं वो पूछी जो महीने में हर महीने हम टेस्ट करवा हर महीने हर बंदे को हर टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा, सेल्फ वो नहीं करना चाहिए, ये भी ज़रूरत है कि आप किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करके तो फिर टेस्ट करवाएं, क्योंकि वो आपके बेसलाइन टेस्ट करवाएगा। अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़, कोई हिंट हमें मिलता है, देन वी गो फॉर मोर स्पेशलाइज्ड टेस्ट। वो हमें क्लू मिल जाता है उन बेसलाइन टेस्ट के बाद। कितनी देर में ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए और फिर कौन कौन से? नॉर्मली तो साल के बाद, लेकिन अगर कोई साल के बाद कराने ये तो मैं जनरल कह रही हूँ ना, जो एक हेल्दी बंदा, हेल्दी अडल्ट। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कोई बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ से गुज़र रहा है, या हार्ट का पेशेंट है, या कैंसर का पेशेंट है, या कोई पेशेंट या जो जिसको आजकल ऑटोम्यून बहुत सी डिजीज़ भी हैं जिनमें बहुत सी मेडिसिन दी जाती हैं, इन हालात में तो डॉक्टर ख़ुद गाइड करता है कि जी 3-3 महीने के बाद आपने ये टेस्ट, जिनमें CBC तो सर फहरिस्त होती है कि आपने करवानी है, और उसके अलावा बाकी जो एज़ पर ज़रूरत। CBC से हमें बहुत सी
चीज़ों के क्लूज़ मिल जाते हैं। CBC से मुराद है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें मेन जो सीधा चीज़ें हैं ना, वो हैं आपके रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल काउंट और प्लेटलेट्स। ये 3 चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें बहुत सी बीमारियों के क्लू दे देती हैं और आपका हेल्थ स्टेटस बता देती हैं। मिसाल के तौर पे वाइट ब्लड सेल्स 5 अक़साम के हैं, मज़ीद आगे जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, बेजोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। वो आपको आइडिया दे देते हैं अगर आपको कोई पस है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपके वो जो वाइट ब्लड सेल्स में से न्यूट्रोफिल्स हैं ना, वो आपके रेज्ड होंगे। वो आपको देखते ही डॉक्टर को पता चल जाता है इसके कहीं बॉडी में देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कहीं कोई पस है जो आपने ट्रीट करनी है। तो इसी तरह बाकी भी सेल्स, खून के खुलिये कम हैं, हीमोग्लोबिन अगर आपकी कम उसमें नज़र आ रही है तो आपको आइडिया हो जाता है कि कोई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या बंदा एनीमिक है। तो आपको मज़ीद स्पेशलाइज्ड सेल्स की वो उसके टेस्ट एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मज़ीद इन्हीं टेस्ट के बारे में जानेंगे। आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है कि किस तरीके का टेस्ट आप चाह रहे हैं और आपको भी समझ नहीं आ रही आपकी बॉडी की क्या इश्यूज़ हैं, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं लाइव कॉल पे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं गज़ाला मोइन और हम इनसे पूछ रहे हैं कि हमें कौन कौन से टेस्ट रेगुलरली जो है वो करवाने चाहिए, मंथली या फिर ईयरली, तो आप बता रही थी कुछ स्पेशली शुगर के पेशेंट्स जो हैं उनके लिए कोई ऐसे टेस्ट जो उनको करवाते रहने चाहिए। ना भी हों तो एक जनरल टेस्ट जो ज़रूरी है कि ब्लड शुगर रैंडम एक होनी चाहिए हर बंदे की, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो कोई डायबिटिक की तरफ तो नहीं जा रहे, क्योंकि कई दफ़ा आपको होती है, आपको पता नहीं होती। क्या आपकी बॉडी भी आपको बताती है कि आपको ये बहुत मसले हो रहे हैं? सिम्टम्स तो बॉडी बता रही होती है ना, लेकिन शुगर में तो नहीं, लेकिन कई जगहों पे लोग इग्नोर कर देते हैं। मतलब आपकी लो हो रही होती है, हाई हो रही होती है, फ्लक्चुएट कर रही होती है। तो अगर आप रैंडम अपनी कभी कभी ब्लड शुगर करवा लें, और एक इसके लिए एक और टेस्ट बड़ा जो ज़्यादा एक्यूरेट है वो HbA1c है, तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है कि आप कहीं रिस्क में फॉल कर रहे हैं या नहीं। अगर उसमें कहीं शक पाया जाए तो फिर मज़ीद स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं डायबिटीज़ वालों के लिए, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वगैरह जो करवाए जाते हैं, क्योंकि आपका ना नॉर्मल जो फास्टिंग है वो 100 के नीचे रहनी चाहिए, ठीक है, ग्राम पर डेसीलीटर। और जो आपकी पोस्ट प्रेंडियल है 2 घंटे खाने के बाद वो 140 से नीचे रहनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप सेफ़ नहीं है। अच्छा, फिर आपको यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तो क्या 25 के बाद जो है वो एज के हिसाब से टेस्ट होंगे, और अगर कोई 45-55 का है तो उसके हिसाब से कुछ टेस्ट ज़रूर वेरी करते हैं, लेकिन जो बेसिक्स है ना वो तो यही रहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली देखो, बीमारियां 45 साल के बाद, 50 साल के बाद, ये वो वल्नरेबल एज होती है जब हम बीमारियां उस वक़्त अब को निकलना शुरू हो जाती हैं। आपका एडल्टहुड यंग एज तो जिसे कहते हैं ना, बंदा बड़ी मौज करता है और उस वक़्त सेहत की कदर नहीं करता कि तंदुरुस्ती कितनी हज़ार नेमत है। मैं ये हमेशा बात करती हूँ कि अगर कोई अस्पताल में ऐसा बीमार पेशेंट है जो बिस्तर मर्ग पे है और उसकी सेहत जो है ठीक नहीं हो रही, बहुत से डॉक्टर सर्जन्स वो चेंज कर चुका है और वो ICU में ऐसी हालत में पड़ा है, उस टाइम पे एक बंदा आके उसको ये कहना कि ये इतनी जायदाद, इतने पैसे, इतने मकान, इतनी ज़मीनें मैं तुम्हें देता हूँ, तो क्या तुम लेना चाहोगे? दूसरी जगह मैं तुम्हें सेहत ऑफर करता हूँ, तो क्या तुम वो लेना चाहोगे? तो वो बंदा ये कहेगा कि मेरी ये जो तुम मुझे जायदाद ऑफर करो उससे मेरी भी ले लो उल्टी, मगर मुझे वो जो दूसरा ऑप्शन है ना सेहत, वो कहीं से ला दो। और उस वक्त वो सेहत कहीं से नहीं मिलने वाली, ये सब आपके ख्वाब है। तो सेहत इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी आपको ना बीच में साथ जो ज़रूरी है वो हेपेटाइटिस B, C के टेस्ट भी करवा लेने चाहिए। वैसे भी जब कभी किसी पर्सन की मेडिकल फिटनेस चेक की जाती है तो आजकल ये टेस्ट लाजमी है। मतलब 1 साल की जो आप कंप्लीट फाइल बता रही हैं जो हमारे पास होनी चाहिए अगर हम किसी फिजिशियन को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, उसमें आपने CBC कह दिया, ठीक है, दूसरा हेपेटाइटिस B का टेस्ट, हेपेटाइटिस C का LFTs आपके हुए हो, RFTs किडनी फंक्शन का आपको पता लगता है, ब्लड शुगर HbA1c वाला जो टेस्ट मैंने आपको बताया, ब्लड शुगर का कंप्लीट एग्जामिनेशन यूरिन करवा लें, जैसे आपको अपना यूरिन का स्टेटस वगैरह जो है वो पता चल जाता है। मोटे मोटे तो यही है, लेकिन अगर बंदा जैसे आपने बात की कि अगर 40-45 से ऊपर है तो फिर जो ज़रा एक ज़रूरी है टेस्ट वो लिपिड प्रोफाइल भी बड़ा ज़रूरी है। उसमें क्या क्या पता चल जाएगा आपको ना? ब्लड कोलेस्ट्रॉल के आपकी बॉडी में फैट्स का क्या स्टेटस है, जो कि फिर
एक HDL है, LDL है, एक वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, HDL से हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। इनमें से HDL जो है ना वो अच्छी किस्म की कोलेस्ट्रॉल करार पाता है। LDL जो है ना ये ख़तरनाक किस्म का ज़रा लिपिड्स हैं या कोलेस्ट्रॉल है। क्यों? क्योंकि HDL जो है ना वो आपके जाके ना क्लॉग नहीं करता आपकी आर्टरीज़ में, वो आपके लिवर में चला जाता है, वहाँ से मेटाबलाइज होकर खारिज होता है। ये जो LDL है ना ये आपकी आर्टरीज़ में जाके प्लेक बना लेता है और आपकी नालियों को ब्लॉक कर देता है। अच्छा। इसलिए आपका जनरल कोलेस्ट्रॉल 200 के अंदर अंदर रहना चाहिए, इससे बढ़ना नहीं चाहिए। इससे बढ़ना नहीं जब आप ज़्यादा तो जनरली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, फिर वो एक पूरी जो लिपिड प्रोफाइल है उसमें फिर आगे उसकी सब क्लासिफिकेशन है कि कौन से वाला ज़्यादा है कौन सा नहीं। तो इस पे भी आपकी अगर नज़र होगी तो आप अपने आप को कंट्रोल रखेंगे। वैसे ये बॉडी लिपिड्स और मोटे बंदों में अमूमन लिपिड्स और ये ज़्यादा हो जाते हैं, जिनकी तोंदें निकली हुई हैं, मर्दों की भी अमूमन ये वाला जो है ना इसमें वो ज़्यादा ख़तरे में पाए जाते हैं और उनमें हार्ट डिजीज़ का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। थैंक यू सो मच गज़ाला जी, आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। तो अब आप भी अपना ख्याल रखिए, एक अपनी कंप्लीट फ़ाइल बनाइए। जैसे डॉक्टर जी ने बोला है कि 1 साल का पूरा कंप्लीट फ़ाइल टेस्ट होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ों का आपको पता हो। जब आप अपने फिजिशियन के पास जाएँ तो आप अपनी फ़ाइल दिखाएँ, उनको पता चले कि भाई 3 महीने पहले तक तो ऐसा कुछ नहीं था, 4 महीने पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, या कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है आपकी साल की। तो फिर आपकी जो आगे की नेक्स्ट साल की जो फ़ाइल है वो आप उसके साथ उसको मैच करें कि आपने अपनी हेल्थ में कितना कुछ खोया या कितना कुछ पाया और आप किस हद तक आप बेहतरी पे हैं। तो आप ख़ुद भी मैच कर सकेंगे और जज कर सकेंगे आप अपनी, क्योंकि लाइफ इन्वेस्टमेंट है अपनी। तो सेहत आपकी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको आप आज किसी जगह बीज बोएंगे तो वो आपको कल जाके बहुत प्रॉफिट में मिलेगा। मगर ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। रोज़ कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छा घूमिए, हेल्दी रहिए। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन आज जो है वो 26 जून है, ड्रग अब्यूज़ एंड एलिसिट ट्रैफिकिंग डे है, ट्रैफिकिंग डे है, समथिंग लाइक दैट। मतलब सिंपली टिलिसिट ट्रैफिक, पता नहीं यार, मुझे तो ये बोलना ही नहीं आ रहा क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बस मुझे इतना पता है कि ड्रग अब्यूज़ जो है उसके लिए हम आज बात करेंगे कि जिसमें हम ड्रग्स को नो कहेंगे। दिस इज़ लाइक कि अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो ड्रग्स बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है हर जगह। छोटी छोटी अब यंगस्टर्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लड़कियों में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि ड्रग्स इस्तेमाल कर रही हैं। कॉलेज स्कूल की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ड्रग्स जो है वो सप्लाई हो रहा है और लोग यूज़ कर रहे हैं और इसका मुब्तला हो रहे हैं। और इस हद तक जो है ये फैल गया है कि अब जो है डेथ्स भी होना शुरू हो गई हैं। इनमें बहुत सारी फॉर्म्स है ड्रग्स की, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डेंजरस फॉर्म है वो है आइस की। आइस की क्या फॉर्म है, इसमें लोग क्या करते हैं, किस तरीके से अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, और बाकी क्या जो दूसरे ड्रग्स हैं वो क्या नुकसान पहुंचाते हैं, हेरोइन हो गए, कोकेन हो गए, इन सारे ड्रग्स के ऊपर बात करने के लिए हमने आज जिनको मधु किया यहाँ पर हैं वो डॉक्टर सईद अबू हसन और हमारे साथ CEO ब्रिज रिहैबिलिटेशन से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम पहले मुझे ठीक बता दें। डॉक्टर सैयद अबुल हसन। डॉक्टर सैयद अबुल हसन, ऑलराइट, थैंक यू फॉर कमिंग। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहले भी हमारे पास आ चुके हैं, हमने ड्रग्स के ऊपर ही बात की थी, बट हमें था कि हम आपको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे जब स्पेशली ये हमारा 26 जून का ड्रग्स डे आएगा। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं चाहूँगी कि इस बारे में 26 जून 26 जून को एंटी नारकोटिक्स डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हम लोग सारे पूरी दुनिया में यह अहद किया जाता है कि हम अपने इर्द गिर्द ड्रग के इस्तेमाल को रोकेंगे, क्योंकि ड्रग के इस्तेमाल को रोकने के लिए हर बंदे को अपना रोल प्ले करना होगा, क्योंकि ड्रग्स हर किसी को, पूरी सोसाइटी को तबाह करती है। ये सिर्फ फैमिली का प्रॉब्लम नहीं है, पूरी सोसाइटी का। जहाँ भी नशा आ जाएगा वो आपकी सोसाइटी को खोखला करके रख देगी। तो तमाम लोग जो है इसमें अपना पार्टिसिपेशन जो है डालें। दोस्त हैं वो दोस्तों को मना करें, टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को मना करें, पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को समझाएं, जो इर्द गिर्द के माशरे के लोग हैं सब बताएं। देखिए, ड्रग के हवाले से बताना कि वो इस्तेमाल के बाद कितनी नुकसानदेह हो सकती है, आपकी लाइफ के लिए कितना आगे फ्यूचर में आपको ये तबाही की तरफ लेके जा सकती है, ये आज बताने की ज़रूरत है। देखिए,
ड्रग के हवाले से, क्योंकि अमूमन जो ड्रग का सोसाइटी के अंदर इस्तेमाल है वो पीयर्स के ज़रिए आता है। लोग एक दूसरे को बताते हैं, दोस्त बताते हैं, पार्टीज़ होती हैं, शादियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं आप जब बैठते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं। और बाकी ड्रग जब आप इस्तेमाल करते हैं उसका कुछ ना कुछ जो है एक इफ़ेक्ट तो आ रहा होता है ना। तो इस इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए जो है आप जब ड्रग का इस्तेमाल मुसलसल करते हैं तो उससे तकलीफ़ें बढ़ती हैं, लेकिन शुरू में इसकी तकलीफ़ें नहीं होती। बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा होता है। आप फिज़िकली साइकोलॉजिकली अपने आप को हाई, बेहतर, रिलैक्स, कूल फील करते हैं, आपकी एनर्जीज बढ़ जाती हैं। ये जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं पढ़ाई के कुछ अच्छे रिजल्ट्स ना आने की वजह से या ड्रग्स का आप इस्तेमाल प्रेशर की वजह से, उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल ले रहे होते हैं। आप देखिए मेडिकल स्टूडेंट्स अमूमन और जो बहुत जो है किसी ऐसी स्टडीज़ में होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो ऐसी ड्रग्स का वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक दूसरे को करवाते हैं, जिससे ये होता है कि ड्रग आपको हाई करती है, अलर्ट करती है, आपको पढ़ाई में मदद करती है, लेकिन नुकसान होता है। हमें जो चीज़ रोकनी है ना, यहाँ पे एक दूसरे को समझाना है कि हमारे घरों के अंदर जब बच्चे बच्चियाँ ड्रग्स करते हैं तो कोई भी करने वाला ये सोच रहा होता है कि मैं नशा अगर कर रहा हूँ ना तो मैं छोड़ सकता हूँ। नशे की इब्तिदा है सिगरेट, अल्कोहल और ये वीड यानी marijuana। तो उनको ये लगता है कि हम इसको छोड़ सकते हैं और छोड़ भी देते हैं। 10-15 दिन के लिए कोई छोड़ भी देता है, लेकिन ये छोड़ना नहीं है। आपके ज़हन में ये बात आ जाती है कि हम छोड़ रहे हैं और छोड़कर हम जो है इसके ऊपर काबू पा सकते हैं, और अगर 2 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद कर रहे हैं तो हमने तो कंट्रोल कर लिया ड्रग के ऊपर। ऐसा नहीं है, ड्रग ने आपको कंट्रोल किया हुआ है। आप अगर 15 दिन के बाद कर रहे हो, महीना बाद कर रहे हो ना, तो आपको किया है। अगर आपने ड्रग को छोड़ा है तो सबसे पहले ये जाने सिगरेट, शराब, बाकी ड्रग्स आपको कितनी नुकसानदेह हैं, ठीक, क्योंकि ये एडिक्शन कॉज करती हैं, डिपेंडेंसी कॉज करती हैं। इसके लिए कोई भी अगर सिगरेट छोड़ने वाला, चरस छोड़ने वाला या शराब छोड़ने वाला अगर वो छोड़ता है 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो उसको प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाना चाहिए। फ़ौरन किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और जाके काउंसलिंग लें। अगर आप छोड़ रहे हैं, काउंसलिंग से फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि छोड़ने के नुकसानात किस तरह को मैनेज करना है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और आपने उसको किस तरह से बेहतर लेकर आगे बढ़ना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कॉलेज स्कूल में जैसे बहुत ज़्यादा लोग अब शुरू हो गए हैं और ड्रग्स ले रहे हैं, उनको आप प्लीज़ ये मैसेज ज़रूर दें कि उसके क्या नुकसान हैं और कौन कौन सी ड्रग्स के ख़ास तौर पे, कि उसके कितने बुरे साइड इफेक्ट्स। आजकल जो बहुत कॉमन है वो आइस है। आइस बेसिकली स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट यानी कि आपको अलर्ट, हाई करने वाला एक ऐसा नशा है। जब आप करते हैं तो आप पार्टी कर सकते हैं, आप सारी रात जाग सकते हैं, आप सारी रात नाच सकते हैं, आप सारी रात खेल सकते हैं, आप सारी रात फ़न कर सकते हैं। अच्छा, जब आप ये करते हैं, मतलब एक बॉडी को ले जाके एक मोमेंट पे वो फ्रीज रखता है ताकि वो ना थके, ना नींद आए। जी, वो आपके ब्रेन को अलर्ट करता है। देखिए, आपका ब्रेन है ना, इसको एक्टिवेट कर देता है। अच्छा। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर जो बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं और वो आपको जगाए रखते हैं, आपको हाई रखते हैं, आपको थकने नहीं देते। आप अपने उस को इंजॉय करते हो। जब सुबह होती है या जो वो टाइम गुजर जाता है, आप सो जाते हैं, जब उठते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं, तो आपको लगता है कि शायद उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप अगली दफ़ा के लिए उस ड्रग को करोगे। फिर क्या होगा, ये एडॉप्टिव स्टेज है, आप आहिस्ता आहिस्ता डिपेंडेंट स्टेज की तरफ चले जाओगे। अब आपको हर काम करने के लिए ड्रग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये जैसे आइस है, मेथाम्फेटामीन या एम्फेटामीन, ये जो ड्रग्स हैं ये अमूमन 1-2 इस्तेमाल के बाद आपको डिपेंडेंसी की तरफ ले जाते हैं, आप ड्रग एडिक्शन में चले जाते हैं। आप ये देखें कि बच्चों को जब अगर आपको अपने बच्चों के हवाले से थोड़ा सा भी है कि बच्चे आपके बाहर हैं, उनके रवैये बदल रहे हैं, क्योंकि ड्रग एडिक्शन सबसे ज़्यादा आपके बिहेवियर से पता चलती है कि आपके बिहेवियर्स तो नहीं ख़राब हो रहे। अगर आपके बच्चों के बिहेवियर्स ख़राब हैं, वो नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो रातों को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, लंबा सो रहे हैं, उठाने पे उठ नहीं रहे, तो आप अलर्ट हो जाएं कि कुछ गड़बड़ है। टेस्ट करवाएं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स बताते हैं, डॉक्टर साहब हमें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। तो जब हम उनका ड्रग टेस्ट करवाते हैं यूरिन में, यानी कि पेशाब का एक टेस्ट होता है, TLC उसको कहते हैं, आम लेबॉर्ट्री में हो जाते हैं, 3-4 हज़ार रुपये का वो टेस्ट है, उसमें पता चल जाता है। कल मैंने एक बच्ची का टेस्ट करवाया तो उसकी 4 ड्रग पॉजिटिव हैं। तो आप ये देखिए कि छोटी सी बच्ची है और वो जो है इतनी हार्डकोर ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुकी है। थैंक यू सो मच। टाइम क्योंकि मेरे पास बहुत कम है, मगर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए जल्दी से उसको करूँगी कि
देखिए जी, अपने बच्चों में बड़ा फोकस रखें, ख़ास तौर पे उन पे नज़र रखें, अटेंशन रहें, देखते रहें कि उनकी अगर जिस तरह की लाइफ रूटीन थी अगर थोड़ी सी चेंज हुई है तो ये मत देखें कि किसी चीज़ का प्रेशर है या पढ़ाई का प्रेशर है या दोस्तों में उठना बैठना ज़्यादा हो गया या बड़ा हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके ऊपर फोकस ज़रूर करें, क्या पता सब कुछ ऐसे ही हो, मगर ये भी आप दिमाग में रखिएगा कि ये ना हो कि किसी ड्रग में ये मुब्तला हो गया और जिसकी वजह से उसका लाइफ रूटीन, सोने की रूटीन, खाने पीने की रूटीन, मूड स्विंग्स, ये सारी चीज़ें उसको जो है वो चेंजेस में लेकर आ गए। तो आपने ख़ास तौर पे उसको टेस्ट करवाना है। अगर इस तरीके के कुछ सिम्टम्स आपको दिखते हैं कि बच्चा सो रहा है तो उठ ही नहीं रहा, या फिर सो ही नहीं रहा, या खा नहीं रहा, भूख नहीं लग रही है, ऑल दैट, तो लड़की और लड़का उसकी पहले बैठक भी चेक करें कि वो जहाँ जाते हैं वो लोग कैसे हैं। लड़की चाहिए कहीं डे स्पेंड करने जाती है अपनी फ्रेंड्स की तरह, तो वो कैसे, ये सारी चीज़ों को फोकस कीजिए। आपके बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं है, ड्रग्स में ना पीजिए और अपनी जानों को बचाइए। मैं आपसे कल मुलाकात करूँगी, तो सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।